everyone, I'm Yudhajit Sharma and welcome to the PT2 medical section. Let's discuss the organic chemistry part. हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, सेक्शन ए। देखिए 51 में हमें क्या बोला है कि इन द स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इज। तो देखिए एक बार कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो अब देखिए अमाइड एक ग्रुप हो गया, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप हो गया, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। टोटल कितने? 4। तो अब ऑप्शन में देख सकते हैं बी बॉम्बे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 52। 52 में बोला है नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सबको आइडिया है कि टर्शियरी कार्बन एटम क्या होता है। व्हेन अ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 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 CH2 CH के साथ CH3 CH3। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कार्बन का अटैचमेंट देखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है इट इज 2 डिग्री, ये कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है 4 डिग्री, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री, ये कार्बन एक कार्बन से 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से 1 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो टर्शियरी कार्बन एटम है वो सिर्फ एक ही है, ये वाला। सही बात है कि नहीं? तो आंसर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स 1। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 53। 53 में हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा गया है। तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा ईथर ग्रुप। तो हमें तो पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी में ऊपर रहता है। तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? पैरेंट चेन फॉर्म करेगा और ये OCH3 विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखो पैरेंट चेन COH फॉर्म कर रहा है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और बाकी इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन हमें देना है। तो भाई लोग इसका नाम क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट इट इज नथिंग बट, एक्चुअली इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ओनली। आप लोगों को पता ही होगा OR दैट इज ईथर ग्रुप इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट नोन एज एल्कोक्सी। तो अगर OCH3 है तो इसे क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या होगा? 2-मिथॉक्सी। बेंजीन से COH अटैच्ड है तो द पॉपुलर नेम इज बेंजोइक एसिड। IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। तो आप देखो यू आर सो लकी, ये जो है ऑप्शन ए में ही प्रेजेंट है, इजंट इट? तो बाकी ये सब B, C, D पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि IUPAC नेम तो इसका एक ही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 54। 54 में हमें IUPAC नेम इस कंपाउंड का पूछा गया है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है हमारा सबसे बेसिक रूल क्या है कि आप पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। सही बात है कि नहीं? और पैरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम्स होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम कार्बन एटम्स की बात करें, आप इधर से आइए 1 2 3 या फिर इधर से आइए 1 2 3, आपको पता है दोनों सेम ही है तो कोई एक रास्ता हम लोग चुनेंगे। अब हमें पता है 3 आने के बाद 4 5 6, तो भाई लोग मैक्सिमम कार्बन एटम्स जो पैरेंट चेन में रहने वाला है वो होने वाला है 6। अब लीनियर चेन हम लोग ले सकते हैं पैरेंट चेन। अब जहां तक बात है सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन की, तो आप लोग देखो लेफ्ट साइड से भी थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट साइड से भी थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब ऐसे सम रूल में हम लोग फंस जाए, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड से भी द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो इसको मैं प्रॉपरली ऐसे लिख के बता सकता हूं। इधर से भी अगर देखें, इधर से भी देखें, मैं ये बताना चाह रहा था कि लेफ्ट साइड से भी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 34 और राइट साइड से भी क्या है 34। तो दोनों का सम क्या है? सेम। तो जब भी सम रूल फेल हो जाए तो हम लोग अल्फाबेटिकल से चलते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल, जबकि इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली छोटा कौन है? इथाइल, ई से शुरू हो रहा है, तो उसे हमें मिनिमम पोजीशन देना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट वाला हो जाएगा
जो हमारा सही पोजीशनिंग होगा वो यही होगा कि हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये होगा 54th क्वेश्चन का। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, आपका बी बॉम्बे। सबने सही किया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 में हमें कंपाउंड दिया है ये। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी डबल ट्रिपल का आता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड का अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं या इधर से करूं, मिलने वाला तो उसे फर्स्ट पोजीशन ही है, ये तो सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो आप लोगों को पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा पोजीशन मिल रहा है? 1 मिनिमम पोजीशन देना है हमें, सही बात है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो दोनों में से अल्फाबेटिकली छोटा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, isn't it? तो ये आप लोग देख सकते हो 55th क्वेश्चन के लिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, या अगर यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता साइक्लोहेक्सवानिन या 1 हेक्सीन, वो भी करेक्ट होता, और 1 इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो A 1 ब्रोमो 3 क्लोरो हो ही नहीं सकता, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली डी ही करेक्ट होगा हमारा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर ही दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिनॉल। क्या आप जानते हैं फिनॉल क्या होता है? व्हाट इज फिनॉल? बेंजीन के साथ अगर OH अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो आप लोग देखो, अगर बात करें ऑप्शन ए की, OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है, तो ये तो फिनॉल नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिनॉल। यस, इट इज नॉट फिनॉल एक्चुअली, इट इज एल्कोहल। सो यस, दिस इज वन ऑफ आवर आंसर्स, ठीक है, क्लियर है। ये तो आंसर होगा, जब तक मैं BCD चेक ना करूं इसको मैं सही ही मानूंगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन मैंने देखा बोथ वाला, तो इसलिए मैं सिर्फ यही नहीं बोल सकता यही सिर्फ करेक्ट होगा जब तक हम लोग सारा चेक ना कर लें। लेकिन ये तो फिनॉल नहीं है, दिस इज एल्कोहल। व्हाई? बिकॉज OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, ठीक है। चलो ऑप्शन बी देखते हैं। बेंजीन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पे, तो ये तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फिनॉल का डेरिवेटिव है, आप लोग देख सकते हो मिथाइल भी अटैच्ड है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर बात करें ऑप्शन सी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH का अटैचमेंट बेंजीन से नहीं है, ठीक है। तो यस, दिस विल आल्सो बी करेक्ट, ये भी फिनॉल नहीं है, तो इसलिए ए और सी दोनों करेक्ट हैं। ए और सी मतलब हम लोग बोल सकते हैं बोथ A एंड C करेक्ट, तो डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 57। ईथर एंड अल्कोहल आर चेन आइसोमर। बिल्कुल गलत, मतलब इसको तो मैं गलत टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद ईथर एंड अल्कोहल आर पोजीशन, ये भी नहीं हो सकता। फंक्शनल, एब्सोल्युटली राइट। नॉट आइसोमर, ये भी गलत है। फंक्शनल आइसोमर होते हैं, फंक्शनल, ठीक है, क्लियर है। ईथर हो गया, जैसे एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। मुझे बताओ ये क्या है? मिथॉक्सीमिथेन। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H6O। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैं इथानॉल बना सकता हूँ। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? लेकिन क्या दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? नो, दे आर नॉट सेम, बिकॉज आगे जाके आप चैप्टर्स में पढ़ोगे कि अल्कोहल लुकास टेस्ट देता है लेकिन ईथर नहीं देता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसलिए इनको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, क्लियर है। तो इसका सही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसका सही आंसर हो जाएगा C, फंक्शनल। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, 58 पे आते हैं। Among the following the optically active compound is। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव अगर बोला है तो आपको पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एनी इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ सच दैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, उसको बोलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको पता है ऐसा कोई पॉइंट जिसके अबाउट अगर कुछ डिस्टेंस जाने में हमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिले और एग्जैक्टली ऑपोजिट में सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिल जाए तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
हम बात करते हैं पीओएस सीओएस नहीं होने की। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आपको क्या देखना होता है, अगर कायरल सेंटर मिल गया ना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है, पक्का। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर चार्ट ग्रुप डिफरेंट है तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो अब देखते हैं, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यार। 58 में देखो ए ऑप्शन, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम है, तो इसमें इमेजिनरी प्लेन पास करने से मिरर इमेज बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो ये एक्टिव नहीं इनएक्टिव है। ऑप्शन बी की अगर बात करें 58 में, तो आप लोग देख सकते हो यहां भी मॉलिक्यूल प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्यों मैंने प्लेनर बोल दिया? क्योंकि आपको पता है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के प्लेन से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो है ही नहीं। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो आप देखिए CH3C, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सजा के लिखता हूं HCl, और आप देख रहे हैं यहाँ पे CH2 CH3। क्या आपको दिखा कायरल सेंटर? इस कार्बन को देखिए, मिथाइल H, क्लोरीन और इथाइल, चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? तो एक कायरल सेंटर है। तो अगर एक कायरल सेंटर है तो पक्का चारों ग्रुप डिफरेंट, मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। यही तो अपना करेक्ट आंसर है। क्योंकि आप अगर ऑप्शन डी पे जाएंगे, इथेन में बिल्कुल भी कायरल सेंटर नहीं है, ग्रुप सेम है, पीओएस आ जाएगा, इनएक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 58 का, इट विल बी सी, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 59। 59 पे आते हैं। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल? ये कंपाउंड है हमारा। इसके लिए बोला गया है कि हमें ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स देखने हैं। ठीक है, तो आपको पता है स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये कायरल सेंटर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, ये कायरल सेंटर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। ठीक है, कायरल सेंटर का आइडिया सबको है ही, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख ही रहे थे। चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको कायरल सेंटर या कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये कायरल सेंटर्स जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो जाएंगे। तो इसका हमें ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बताना है, टोटल नहीं, सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूं। या तो आप ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 to the power n-1, जहां पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इज 2, तो ये मैं 2 to the power n-1 लगा रहा हूं। ठीक है, सिमेट्रिकल इवन का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें इवन नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, आप बोल सकते हो कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो 2 to the power n-1 लगाओगे तो 2 to the power 2-1, दैट इज 2 to the power 1, 2 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप फॉर्मूला से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए अगर हम लोग बना के करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 59 के लिए बता देता हूँ कि ब्यूटेन 2,3 डायोल के लिए ऑप्टिकली एक्टिव हमें पूछा है। तो आप देखो, मैं इसको फिशर से समझा देता हूँ। आपको पता है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्या इसमें मिरर इमेज आ रहा है? क्या इसमें मिरर इमेज आ रहा है? नहीं, तो मिरर इमेज तो आ ही नहीं रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में कभी हो ही नहीं सकता है। तो पीओएस सीओएस अगर नहीं है, कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव, इसका एक मिरर इमेज भी तो एग्जिस्ट करेगा, एनांशियोमरिक पेयर। सही है कि नहीं? तो कितने मिले? 2। सही है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये भी तो बना सकते थे, ऐसा बना देंगे, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो इनएक्टिव हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि कायरल तो है लेकिन मिरर इमेज बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ये दोनों? तो इसलिए आंसर 2 ही होगा। तो इसको अगर हम लोग देखें, हमारा ऑप्शन जो है 59 के लिए सही हो जाएगा, बी बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, HHBr, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे मिथाइल और इथाइल इस तरीके से था, और यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन। इनका रिलेशन पूछा है कि इनैंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, सिस ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, सही है। तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या है कि आप एज्यूम कर लो कायरल है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन मान लो आर, आपको मेहनत से निकालना नहीं, आप एज्यूम कर लो ना। सही बात है कि नहीं?
आप एज्यूम कर लो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R, तो आप देखो अगर मिथाइल HBr का कॉन्फ़िगरेशन R है तो मिथाइल BrH, मतलब हमने क्या किया, H और Br को एक एक्सचेंज कर दिया, और आपने ये पढ़ा होगा कि एक एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, R का क्या बन जाएगा, S, ठीक है। और यहां पे अगर देखेंगे इथाइल HBr का R है तो इथाइल HBr फिर से क्या होगा, R, क्योंकि सेम ही है ना भाई, सही बात है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ इसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, RR इस मॉलिक्यूल का, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका आ गया SR। तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। Stereoisomers which are not mirror images of each other are known as distereomers. So its correct answer will be distereomers. तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है फट से मार्क कर देते हैं, नॉट शो बोला है, विल नॉट शो मतलब कौन नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं। अगर बात यहाँ पे जो मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं उससे मुझे आइडिया लग गया है कि डबल बॉन्ड सिस्टम की ही बात हो रही है। तो अगर डबल बॉन्ड सिस्टम की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो पाई बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है, और पाई बॉन्ड जिन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जैसे C डबल बॉन्ड C, तो ये जो दो कार्बन है इनको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड एटम बोलेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड को हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, तो द रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। हु इज फेसिंग द रेस्ट्रिक्शन, दीज एटम्स। तो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। मतलब GI के लिए सिंपल, अगर मैं एक बेसिक सिस्टम से तुम्हें समझाऊं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगर AB है, यहाँ पे अगर CD है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तब देगा सिस्टम व्हेन A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, दिस इज द कंडीशन, सिंपल। तो चलो अब अटेम्प्ट लेते हैं 61 को। A अगर हम लोग देखें तो देखो थोड़ा सा सजा के लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, CH3CH डबल NOH और यहाँ पे लोन पेयर। तो आप लोग देखो पाई बॉन्ड भी है, रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप डिफरेंट है, ये लोन पेयर को भी एज ए ग्रुप ट्रीट करना होगा, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये तो GI देगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगर वैसे ही हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड एक्चुअली GI देगा। रीजन क्या है, आपने पढ़ा होगा साइक्लोएल्कीन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर अ साइक्लोएल्कीन टू शो GI इज 8, जबकि यहाँ पे काउंट करके देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 + 5 इज 10 मेंबर्ड रिंग है। 10 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड बिल्कुल देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमने पढ़ा था नॉट शो, ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब 61 में और ऑप्शन देखते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी की, N डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर, OH लोन पेयर, सही है। तो अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन डी की बात करें तो कार्बन के साथ 2 मिथाइल NOH लोन पेयर, सही है। अब देखो यहां पे तो ग्रुप डिफरेंट हो गया लेकिन यहां पे सेम हो गया कि नहीं, अगर सेम हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, और अगर ये GI नहीं दे रहा है तो यही हमारा आंसर है, डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 62 में। तो आप देखो इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, N ब्यूटेन इज, ये पूछा गया है हमें। तो मेरे हिसाब से आपने ये पढ़ा ही होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। CH3HH, यहाँ पे H, CH3 और ये H, ठीक है। B में अगर देखें हम लोग, मैं एक बार फॉर्म्स बना के आपको इनके नाम बता देता हूँ। ऑप्शन C में और ऑप्शन डी है ये। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, दिस इज नथिंग बट पार्शियली एक्लिप्स, आपने इसके बारे में सुना होगा। एक्लिप्स है क्योंकि प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स के बीच में एंगल 0 है, लेकिन पार्शियली इसलिए क्योंकि सेम ग्रुप्स मर्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कोइंसिडेंट नहीं है एक दूसरे के साथ। ये हो गया हमारा गॉश फॉर्म, स्टैगर्ड का एक टाइप है जिसमें ग्रुप्स एडजेसेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैगर्ड का ही एक टाइप, एंटी फॉर्म, और ये हो गया एक्लिप्स का एक टाइप, फुल्ली या फिर परफेक्टली एक्लिप्स, जिसमें सेम ग्रुप्स इंसिडेंट होते हैं,
ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हमें बोला है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, तो जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन यहाँ पे होगा वो एंटी होगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन जो है, ठीक है, वो एकदम कम होगा, मिनिमम, मतलब हम ये बोल सकते हैं वैन डर वाल और स्टेरिक स्ट्रेन विच इज व्हाट स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इनका वैन डर वाल या स्टेरिक स्ट्रेन जो है बिल्कुल मिनिमम होगा क्योंकि ग्रुप से एकदम दूर है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। एक्लिप्स में देखो इलेक्ट्रॉन्स एकदम आमने सामने हैं, तो आपको पता है इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ए और डी में एक्लिप्स की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत हाई होगा, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत है। वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी रहेगा यहाँ पे, जैसे मिथाइल मिथाइल आमने सामने आ गया डी में स्पेसिफिकली फुल्ली एक्लिप्स में, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हो जाता है कि स्टेबिलिटी का जब बात होता है तो एक्लिप्स को तो एकदम लास्ट प्रायोरिटी, वो तो स्टेबल है ही नहीं। तो असली कॉम्पिटिशन बी और सी के बीच में था क्योंकि दोनों स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो बस इसमें आपको मिथाइल का रिपल्शन देखना था, यहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए सी हमारा सही आंसर है। 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, एंटी फॉर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो मैं कंप्लीट ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर साइक्लोहेक्सेन का ये आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। सबसे स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, उसके बाद आता है ट्विस्ट बोट, उसके बाद आता है बोट, फिर आता है हाफ चेयर। तो हमें इसमें बोला गया है लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा हाफ चेयर, ठीक है, दैट इज डी दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। एन पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन आर अ पेयर ऑफ, रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि रिलेशन पूछा है कि तुम बोल दो भाई बहन है, ठीक है, ये सब नहीं, हमें आइसोमर्स के रिलेशन बताने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमें आइसोमर्स के रिलेशन बताने हैं। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, 5, यहाँ पे पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पैरेंट चेन में कार्बन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली चेन आइसोमर होते हैं। चेन आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पैरेंट चेन या साइड चेन में डिफरेंस। चेन आइसोमर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी होता है। तो मैंने तुम्हें पूरा खानदान के बारे में बता दिया। चलो अब देखते हैं 64 में रिलेशन में ऑप्शन क्या थे। इनैंशियोमर, मजाक, स्टीरियो आइसोमर, अनदर जोक, ठीक है। ऑप्शन सी डाइस्टीरियोमर, मतलब इसमें मैं क्या बोलूं, ओ माय गॉड, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके डी आंसर हो जाता। बाकी मैंने लिखी थी, आप लोग देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यहाँ पे डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 65 में। 65 में क्या बोला है, द आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन CH3CH कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं ये, और दूसरा CH2Cl। तो बोला है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो फिर से रिलेशन वाला क्वेश्चन है, IUPAC नंबरिंग कर दो। 1 पे ही 2 क्लोरीन, यहाँ 1 2 पे क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में अगर डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। तो 65 में हमारा न चेन, न फंक्शनल, न मेटामेरिज्म, आंसर होगा सी कैलकाटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 के बाद 66, इसमें बोला है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये मेरे हिसाब से एकदम आपके लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, सही बात है कि नहीं। ये तो मतलब मेरे हिसाब से कोई गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का देते ही हैं, तो आपको वो तो याद करना ही पड़ता है, तभी हम लोग नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए डायरेक्ट आपको क्या करना था, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहता है, तो इसलिए पहले ही ऑप्शन में देख लो आप, ए में COH पहले है, तो बाकी ऑप्शन तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोला है। तो कार्बोक्सिलिक, यस आपको पता ही है पूरा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एसिड एनाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमाइन। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले होना चाहिए, वो है किसमें, ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 67 में हमारा कंपाउंड है ये
हमें इसमें बोला है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो स्टीरियो आइसोमर के लिए हमें चाहिए स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो आप लोग देख सकते हो ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, ठीक है। तो यही हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब अगर हमें स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने बोला है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए, मैंने अनसिमेट्रिकल इसे क्यों बोल दिया, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे मिरर प्लेस करेंगे तो मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इट इज 2 to the power n, जहां पे n इज नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। कितने हैं? 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सही बात है। आप पूरा कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते थे, आपको पता है चारों की पॉसिबिलिटी कैसे आएगी। R R S S R S S R, ये 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 67, दैट इज सी कैलकाटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन ए का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 68 में द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैं सारे ऑप्शन के आपको सारे ऑप्शन ही बता देता हूं ताकि सबके नाम आपको पता चल जाए। ये जो ए दिया हुआ है यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही होता है आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि आप लोग इफेक्टिवली देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, सही बात है, और आइसो वर्ड आता है इस ग्रुप की वजह से, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है ए। लेकिन मैं आपको सबका नाम बता देता हूँ। ये जो हमारा बी है ये है ब्यूटाइल, ये जो हमारा सी है या फिर इसको एन ब्यूटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, जो कार्बन लिंकेज वाला है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल या फिर सेक ब्यूटाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो है ही नहीं क्योंकि हमें आइसोब्यूटाइल बोला था। एक ऑप्शन डी आपको बताता हूँ, ये जो है ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये भी सही नहीं हो सकता, जैसे बी और सी सही नहीं था, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने आपको सबका नाम बता दिया। आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड ऑप्शन डी इज टर्शियरी ब्यूटाइल। सो आवर क्वेश्चन वाज आइसोब्यूटाइल, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कशन ऑफ ANTS PT2, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है? द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट M, एलिमेंट M है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 दिया है और मास नंबर 52 दिया है रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इन M+2 आयन, ठीक है ना। यानी कि M का जो प्रोटॉन होगा वो दिया हुआ है हमको 25। चूंकि न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा? सेम। तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 होगा। और न्यूट्रॉन अगर हम लोगों को दिखाना है तो यानी कि इसका मास नंबर कितना दिखा है? 52, ठीक है। और इसमें कितना है? 52। यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? मास नंबर यानी कि A माइनस Z, A मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 52 माइनस 25, दैट इज कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, हमसे सवाल में क्या पूछा है? M+2 में कितना होगा? M+2 यानी कि M में से अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर M+2 चार्ज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था? 25, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 कम कर दीजिए तो 23। प्रोटॉन बदलने वाला है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन तो आउटर मोस्ट शेल में नहीं रहता है, वो तो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। ये तो हमारा उतना ही रहेगा। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? ये भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो 23, 25, 27, दैट इज ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है? इफ R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, देन रेडियाई ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ R1, ठीक है। तो देखिए किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो Rn जो होता है ना, nth ऑर्बिट का, वो हम लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन A0, ठीक है, A0 इंटू n स्क्वायर, ठीक है, A0 इंटू n स्क्वायर बाई Z। ये हमारा ये हो गया। अब इसमें A0 जो है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? R1, ठीक है। रेडियस ऑफ, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ
हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखा हुआ है, R1 अगर हमको सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, तो Z तो मान लो सेम ही है, Z की वैल्यू 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो R2 अगर मान लो सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, R सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो A0 की वैल्यू यानी कि R1 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4R1, ठीक है। R थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर निकालना है तो R1 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 9R1, ठीक है। और R फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट के निकालना है तो R1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का यानी कि 4 स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर यानी कि 16R1, ठीक है। अब अगर मान लो हमको इसका वैल्यू पूछा है तो 4R1, 9R1 एंड 16R1, दैट इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, 4.4 है ना, एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट से, यानी कि n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 से, है ना, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n तक, है ना। अब ये n एक्साइटेड स्टेट है हमारा और ये हमारा ग्राउंड स्टेट। अब ये नहीं पता है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 4.4 इंटू 10⁻⁹ दिया है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस ट्रांजिशंस। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा आंसर आएगा इसका। देखिए किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा hc बाई लैम्डा, ठीक है। E इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे hc बाई लैम्डा, ठीक है। तो बस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप दिया हुआ है डेल्टा E, ठीक है, यहां पर हम लोग डेल्टा E भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.4 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4.4 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू SC की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 19.8 इंटू 10⁻26। ये हमारा डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में रख देंगे। लैम्डा जो है हमारा आंसर मीटर में आएगा, तो लैम्डा हम लोग यहाँ पे 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन 4.4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4.4, ये लगभग इसको 20 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4.4 मान लेते हैं। तो राउंड ऑफ में इसका ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे कि सारे ऑप्शन में 4.5 आ रहा है, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 4.5, ये आगे वाला नंबर आ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 10⁻⁷। ये आंसर होगा हमारा मीटर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है ना, एकदम बहुत सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन कैसे, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है E0, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी E फॉल्स ऑन द मेटल, काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये तो अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो फिर आप कुछ नहीं करिए, फिर इसको इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा E माइनस W0। हमको क्वेश्चन में W0 को क्या दिया हुआ है E0, हो गया हमारा आंसर E0 मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन क्या कर रहा था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वाह, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स इन 330 नैनोमीटर, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग लंबे रास्ते से जाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अब हम लोग ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर देंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है हमारा, 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में, ठीक है। बहुत ही प्यार से हमारा आंसर नैनोमीटर में आएगा। और अगर नैनोमीटर में दिया रहता है ना, तो ये नैनोमीटर में होता है, तो ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग फिर से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, है ना। अब ये हमारा आंसर तो जूल में है, लेकिन हमको निकालना है, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर से हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो बहुत ही हमारा आसान सा आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को वर्क फंक्शन पूछा है ना, यहाँ पे वर्क फंक्शन पूछा यानी कि W0, ये होगा हमारा hc बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहो आप तो 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में, ठीक है, हमारा नैनोमीटर में आंसर मतलब क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, तो 1240 अपॉन 330 है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.75 के आसपास आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, 3.75 के आसपास का आंसर ये आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर अगर हम लोग वर्क डन हमको आंसर जूल में बताना है तो 3.75 इंटू है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, अब इसको हम लोग लगभग मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उसी हिसाब से हम लोग आंसर चेक कर लेंगे, है ना, ये हमारा 4 के आसपास है, ये 6 मतलब ये लगभग हमारा 6 के आसपास का आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब समथिंग क्या होना चाहिए जो कि नेग्लेक्सिबल है, हमारा राउंड ऑफ में आंसर आ रहा है 10 टू द पावर -19, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, समथिंग को क्या मतलब है छोड़ दीजिए, हमको तो ऑप्शन मैच कराना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि द स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट द हाइड्रोजन एटम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7th ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, तो ये हमारा 7th ऑर्बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आ रहा है, 1st ऑर्बिट में आ रहा है, लेकिन ये हमसे पूछा जा रहा है कितने बामर सीरीज में लाई करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो पहले हम लोग ये 1 में आएगा, यहां से आएगा, 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारा लाइमन सीरीज का सीरीज हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये हमारा बामर सीरीज का, बाकी का हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो हमको ड्रॉ करना नहीं है, तो हमको तो सिर्फ ये बताना है कि बामर सीरीज में कितना आया, बामर सीरीज में, ठीक है, यानी कि सेकंड कहीं से भी आए सेकंड लाइन में बामर सीरीज हो गया, बामर सीरीज में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाइन जो है 5 स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो हमारा किसमें आएगा, बामर सीरीज में, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली एसोसिएटेड, इट वुड बिकम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा क्या बोला जा रहा है, लैम्डा का फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली ने बोला था कि H/mv होता है, ठीक है, या हम लोग mv को p लिख सकते हैं, H/ इसको हम लोग mv को लिख सकते हैं √2ke इंटू मास, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स अगर बढ़ा दिया जाए तो लैम्डा कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा है, लैम्डा 2 हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं x है, और काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं तो दिया ही है क्वेश्चन में 9x, ठीक है ना, मतलब उसका 9 टाइम्स हम लोग कर दिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोगों को बताना है, तो यहाँ से लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √ke2 अपॉन ke1, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा इनवर्स वाले में। लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा है, लैम्डा 2 हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये जो है 9x है, ke2 कितना है 9x, और ये क्या है x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, √9 क्या हो जाएगा 3, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इसको इधर भेजिए, लैम्डा बाई 3 हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं लैम्डा 2 बिकम्स 1/3 ऑफ द इनिशियल लैम्डा, इनिशियल लैम्डा मतलब इनिशियल वेवलेंथ के, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। वैसे भी एकदम आप दिमाग लगा लीजिए कि अगर आप इसको 9 टाइम्स बढ़ाओगे तो 1/√9 कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स, सिंपल सा हमारा यहीं से हम गेस कर सकते हैं इसको हम लोग, ये तो सिस्टमेटिक अप्रोच है, बट यहां से अगर हम शॉर्टकट लगाएं कि इसको 9 टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बॉल ऑफ 200 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर
पर आवर, बी केयरफुल, 5 मीटर पर आवर, ठीक है। और इज ऑर्डर ऑफ, अब गोल्फ बॉल जैसे आपने देखा होगा ना, उसको ऐसे मारते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि 5 मीटर पर आवर। अब ये कौन सा बॉल है, पता नहीं इतना स्पीड से कैसे चल रहा है, 1 घंटे में 5 मीटर चल रहा है, मतलब इतना धीरे चल रहा है। इसका मतलब इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लीजिए, h इज इक्वल टू एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना। प्लैंक कांस्टेंट जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, 200 ग्राम का मतलब 200 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसके बाद 5 मीटर पर आवर, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना वेलोसिटी को, वेलोसिटी 5 मीटर तो सही है, ठीक है ना। और आवर को हम लोग 1 घंटे में कितना होगा, 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड हमारा ये सही हो गया। तो ये हो गया हमारा 200 इंटू 5, 1000 और 10⁻³ खत्म। 3600 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 3600 इंटू 10⁻34। देखो भैया, हमको तो सॉल्व बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग राउंड ऑफ में 10 का ऑर्डर निकालना है, लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो 6.6 का हम लोग 3.6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 3.6 जब यहाँ करोगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा ना, ठीक है, इंटू 10⁻31, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है ना। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 18 से ज्यादा, तो 18 से ज्यादा आएगा, तो इसको भी अगर हम लोग 1.8 समथिंग करेंगे, है ना, ये तो हमको सॉल्व करना नहीं है, इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा 30, क्योंकि इसमें अगेन हमारा 18 आएगा, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻30 का ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा 10⁻30, हमको तो 10 का पावर ही बताना है, ये वाले आगे वाला नंबर नहीं बताना है। तो 10⁻30 यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है कि हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, बहुत बढ़िया। तो 3D है ना, 3D मतलब 3D का मतलब 3 का D है ना, 3 का D है मतलब 3 का D हो चाहे 4 का D हो चाहे किसी का हो, इसमें हमेशा 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो इसमें हमको बोल रहा है कि S की वैल्यू जो है वो -1/2 के कितने होंगे, ठीक है। हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर, बस बहुत ही सिंपल है। 3D में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 10, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भैया अगर हम लोग मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग प्लस हाफ लेते हैं तो इस वाले को क्या लेते हैं, माइनस हाफ। ये तो आपके मानने के ऊपर है, वैसा प्लस हाफ और माइनस हाफ ये तो ऑर्बिट्री अज्यूम्ड है यूपीएससी से, है ना। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि ऊपर वाले को ही प्लस हाफ लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इस तरीके से लेते हैं। तो अगर मान लो आप इसको प्लस हाफ मान रहे हो तो ये माइनस हाफ ये हो गया, ठीक है ना। ये सबका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो माइनस हाफ रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है इन एन एटम व्हिच हैज 2k 8l 18m 2n, ठीक है। मतलब अगर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि k l m और n ये जो ऑर्बिट होते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें है 2, ठीक है, इसमें है 8, ठीक है, इसमें है 18 और इसमें है कितने 2। अब इसमें 2 8 18 2 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि द ग्राउंड स्टेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, ठीक है ना। 2 + 8 है ना, 10 + 18 कितना हो गया, 10 + 18 28 + 2 कितना हो जाएगा 30 मतलब जिंक जैसा हो गया मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जिंक क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है। सेकंड वाले को इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को 3s2 3p6 3d10, ठीक है ना, इस तरीके से। और लास्ट में 4s2। अगर हम लोग एक सबशेल और सेल को अगर हम लोग एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करते हैं तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे, 2 हमारा यहाँ पर आ गया, 8 यानी कि 2 + 6 कितना हो गया 8, ठीक है। यहाँ पर 3 + 2 + 10, 3 + 2 + 10 यानी कि सॉरी
2 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये मतलब ये हमारा 18 लास्ट ये हो जाएगा, और ये लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें हमको बताना है m इज इक्वल टू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, m इज इक्वल टू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बस इसमें देखो सब ऑर्बिटल में, ठीक है, एक m इज इक्वल टू 0 तो आएगा ही, ठीक है। अगर हम लोग s ऑर्बिटल लेंगे, इसमें देखेंगे तो m इज इक्वल टू 0 एक आएगा, ठीक है। इसमें तो खैर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, m इज इक्वल टू 0 आता है, इसमें m इज इक्वल टू, इसमें भी m इज इक्वल टू 0 आता है, इसमें भी -1, ठीक है, 0 और +1, तो एक 0 तो यहाँ पर भी आया, इसमें भी एक आया, ठीक है ना। इसमें हमारा -1, 0, +1, ठीक है। इसमें हमारा -2 से लेकर के +2 के बीच में एक हमारा 0 वाला भी आएगा, ठीक है। इसमें एक और 0 आएगा। अब टोटल गिन लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मिला जुला करके हमारे सभी ऑर्बिटल्स में एक m इज इक्वल टू 0 आएगा। तो m इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि m इज इक्वल टू 0 वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे आपका 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 7 इंटू 2, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है, इन हाइड्रोजन एटम्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का काइनेटिक एनर्जी बताना है, और हमको क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा टोटल एनर्जी ही है, ठीक है, समझ गए बात को। और ये हमारा हो गया माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। अब इसको प्रूफ आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, यहाँ पर भी आप मतलब इस तरीके से देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x, y and z and j आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर वो होता है जो एस ब्लॉक से रिलेटेड होता है, और जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए आप ये देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा, अगर मतलब मान लो अगर आप पहले ऑप्शन को देखो तो पहला ऑप्शन में 284, ठीक है ना। तो 284 का मतलब इसमें ये आपका एक तरीके से सिलिकॉन जैसा हो गया, और सिलिकॉन हमारा मेटल तो होता नहीं है, सेमीकंडक्टर जैसा होता है ना, नॉन मेटल और मेटल के बीच में जैसा, ठीक है। और y जो है, y क्या है, ये तो हमारा x हो गया, y क्या हो जाएगा 288 तो साफ साफ दिख रहा है। 288 का मतलब ये हो गया हमारा 10 और 8 18, यानी कि ये हमारा हो गया आर्गन। ये तो वैसे भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। सी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, सी ऑप्शन बोला जा रहा है Z2881, यानी कि हमारा ये हो गया 19 मतलब ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। एक बार डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, J इज इक्वल टू 28, है ना, 87, वैसे भी दिख रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये नोबल गैस का, ये हमारा हैलोजन का होगा। हैलोजन हमारा नॉन मेटल्स में होते हैं। हमको पूछ रहा है कि मेटल्स, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो यानी किसका हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 शुरू करते हैं। 81 क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज द ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। फॉलोइंग ऑर्डर देखिए, हमको दिया हुआ है 4 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, आपको अगर मान लीजिए डेटा नहीं याद होता है, कुछ बच्चों को तो क्लास में पढ़ लेते हैं, डेटा याद हो जाता है, ठीक है, कुछ लोग नहीं याद होता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रेंड याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इधर आपका फ्लोरीन होगा, इधर आपका ऑक्सीजन होगा, और ठीक है, और इधर आपका
क्लोरीन होगा, इधर आपका ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है, मतलब फ्लोरीन बड़ा फिर ऑक्सीजन, फिर इससे ये हो जाएगा, फिर इससे इस तरह, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन से भी बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से फ्लोरीन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है ना। तो वैसे भी है ना, और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रिक होता है आपका वो होता है फोन, ठीक है। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ही तीनों है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राज करते हैं, है ना। इनके अलावा इन तीनों के बाद ही सब बाकी आता है, हालांकि नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर होता है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर क्लोरीन, नाइट्रोजन नहीं दिया है, क्लोरीन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोरीन फिर ब्रोमीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 शुरू करते हैं। 82 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्या बात है, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में तभी जब ज्यादा डिफरेंस आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस बन जाए। नोबल गैस का मतलब अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम में से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है ना, तो लास्ट में ये हमारा नियॉन 3s1 होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा Na+ और ये नियॉन बन जाएगा। अब नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो पहला मान लीजिए कि बहुत कम एनर्जी लग रही है ना, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी मान लेते हैं 10 लग रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा है, तो दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। मतलब आप नोबल गैस से निकाल रहे हो, नोबल गैस हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मतलब कितना, 10 का 10 गुना मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा लगाना पड़ेगा। तो 10 और 100 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ गया, मतलब 10 टाइम्स या 12 टाइम्स या 15 टाइम्स, है ना। कहीं कहीं 4 to 5 टाइम्स भी आ जाता है, बट हम लोगों को यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि डिफरेंस किस में ज्यादा आ रहा है। डिफरेंस तभी ज्यादा आएगा जब निकालने के बाद वो नोबल गैस बन जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे, अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, लास्ट में हम लोग देखेंगे तो 3s2 है, तो 3s2 से निकालोगे तो 3s1 बनेगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कट कर देंगे, ये हमारा एल्कली मेटल्स है, तो सीधा सॉरी ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। सीधा सीधा हमको याद रखना है कि एल्कली मेटल्स वाला जो होगा वो हमारा ज्यादा डिफरेंस रखेगा, ठीक है। और इसमें लास्ट में 3p1 है, 3p1 में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमारा बोरॉन फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। इसमें निकालोगे तो ये लास्ट में 3s2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लास्ट में क्या बोला जा रहा है, 3p2, ये हमारा कार्बन फैमिली का होगा, इसमें निकालोगे तो 3p1 बनेगा, इसमें भी नहीं हो जाएगा। और ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2p6 3s1, ठीक है ना, तो 2p6 3s1। अब इसमें निकालोगे तो क्या बात है भैया, ये हो जाएगा 2p6। 2p6 मतलब कोई भी p6 कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें से निकालना हमारा फिर से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। तो पहला और दूसरे के बीच में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, डेल्टा ई जो है वेरी हाई, वेरी हाई। तो और ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 बोला जा रहा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर, है ना, साइज कंटिन्यूसली बढ़ता है तेजी से। ये इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ शेल जो है बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, और कोई रीजन नहीं होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट होता है, किसी किसी में एक्सेप्शन होता है, बट नंबर ऑफ शेल ही बढ़ता है और कोई रीजन नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है इंथैल्पी आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। सही बात है, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, अब क्यों डिक्रीज होता है, तो इसका ये हमारा असर्शन है, ठीक है। अब रीजन क्या बोला जा रहा है, रीजन बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस
ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर इसका जैसे क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसी को दूसरी भाषा में बोला गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। तो सही बात है भाई, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्या बोला जा रहा है, Na2O एंड इज मोर बेसिक देन Al2O3, ठीक है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर, है ना, बेसिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो Na2O, ठीक है, फिर MgO, फिर Al2O3, ठीक है, फिर इस तरीके से आपका SiO2, ठीक है, उसके बाद P4O10, ठीक है, या P2O5 कुछ भी कर लो, फिर SO3, फिर Cl2O7, ठीक है। ये हम थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये हमारा बेसिक है और ये हमारा एम्फोटेरिक है, ठीक है। मतलब ये लेस बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये स्लाइटली एसिडिक होगा, ये दोनों हमारा वीकली एसिडिक है और ये दोनों हमारा स्ट्रांगली एसिडिक है ना। उसकी बात हमको अभी फिलहाल में नहीं करनी है, हमको ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, तो अच्छी बात है। ये एम्फोटेरिक है मतलब ये लेस बेसिक है ना, मतलब ये सिर्फ बेसिक का काम करेगा, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। चलो, तो बात यहाँ पे है कि इसका रीजन क्या रहेगा। ये तो हमारा असर्शन हो गया, ठीक है, असर्शन सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बोला गया है, रीजन बोला गया है सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम, सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल। तो रीजन गलत है, रीजन बिल्कुल गलत है। मतलब असर्शन सही है, रीजन तो सही होना चाहिए, बेचारे को गलत हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन मेटल व्हेन इरेडिएटेड विथ लाइट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, 3.2 into 10 to the power 16 emits the photon with twice kinetic energy as did photoelectrons when the same metal is irradiated by light. Nu is equal to 2 into 10 power 16. Calculate the nu naught of electrons, ठीक है। तो न्यू नॉट बताना है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मेटल का जैसे मान लेते हैं, मेटल सेम है, ठीक है, एक ये मेटल है, एक ये मेटल है, ठीक है। तो दोनों का जैसे मान लो मेटल जो है, इसमें बोला जा रहा है मेटल जो है वो हमारा सेम है, ठीक है, मेटल सेम है। इसमें मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 आ रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 2 आ रहा है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें जो लाइट जो फॉल करा रहा है, न्यू 1 जो है वो इसमें मान लेते हैं लाइट फॉल करा रहा है, न्यू 2 जो है, ठीक है, और इसमें जो है न्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट होगा। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसमें जो ना इसमें ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इससे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और इससे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इससे जो आ रहा है इसका डबल आ रहा है ना, 3.2 वाले से जो आ रहा है डबल आ रहा है। तो हमको इनडायरेक्टली क्या बोला है, Ke1 इज 2 times ऑफ द Ke2, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम लोग रूल से जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी Ke1 को हम लोग लिख सकते हैं h1 माइनस h2 न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 times, है ना, h2 माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। तो h कॉमन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू2 माइनस 2 न्यू नॉट, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा न्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पर 2 न्यू2 माइनस 2 न्यू2 माइनस न्यू1, ठीक है। अब बस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू2 मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना, 2 into 10 to the power 16, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3.2 into 10 to the power 16, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into
2 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 16, 10 पावर 16 कॉमन हो जाएगा तो 4 माइनस 3.2, ठीक है। 4 माइनस 0 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 पावर 16, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, हमको nth सेल का एनर्जी दिया हुआ है -313.6 n स्क्वायर, है ना, किलो कैलोरी पर मोल। द वैल्यू ऑफ E दिया हुआ है -34। ये कोई मान लेते हैं कोई भी शेल होगा, हमको नहीं पता कौन सा शेल होगा, हम लोग उसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है टू विच वैल्यू डज n करेस्पॉन्ड्स, ठीक है ना। तो हमको nth सेल का ये एक तरीके का फॉर्मूला वाइज दे दिया है हमको ना, तो फॉर्मूला इसमें मान लेते हैं z हमारा अननोन है, ठीक है, या z क्या पता हमको नहीं है, ठीक है ना। तो -313.6, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एक मोल का किसी भी एटम का या आयंस का होगा, हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जिसका है वो उसका एनर्जी कितना है -34.84, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मोल। अब इन दोनों को इक्वेट करिएगा बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -34.84 इज इक्वल टू -313.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस था, तो यहाँ n स्क्वायर इज इक्वल टू 313.6 अपॉन 34.84, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा राउंड ऑफ में आंसर आएगा 9, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी √9, दैट इज 3, यानी कि थर्ड सेल की एनर्जी दिया था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, विच ट्रांजिशन ऑफ लिथियम +2 एसोसिएटेड विथ सेम एनर्जी चेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 4 इन ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस, यानी कि n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 4 में हीलियम प्लस में जो एनर्जी आएगी, यानी कि जो भी डेल्टा E आएगा वही सेम डेल्टा E अगर लिथियम +2 में कौन से ट्रांजिशन में, इन ऑप्शंस में से कौन से ट्रांजिशन में वो एनर्जी आएगा, सेम एनर्जी को, यानी कि कुल मिला जुला करके हमको एनर्जी को इक्वेट करना है ना। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमको ले लेनी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है वो एनर्जी मैं हाइड्रोजन के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रोजन का चेंज बता देंगे ना, यानी कि डेल्टा EN अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा EN किसी भी शेल के लिए तो डेल्टा E0N, ठीक है, इंटू Z स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा शॉर्टकट तरीके से आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात तो n इज इक्वल टू 6 या n इज इक्वल टू 6 से 4 या 4 से 6, है ना, ये एनर्जी गैप हम लोग पहले बता लेते हैं, लगभग ये आ जाएगा। पहले मैं आपको इन ऑप्शंस में से बता दे रहा हूँ कि किसकी कितनी एनर्जी होती है। जैसे E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, E2 होता है, इसमें हमको दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और E3 दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है, -1.5 राउंड ऑफ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 भी दिया हुआ है, नहीं दिया है, चलो E4 की जरूरत नहीं है। E6 कितना होता है -0.37, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E8 कितना होता है, E8 हो जाएगा हमारा -0.21, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E9 कितना होता है -0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज आर द डेटा, है ना, विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना, फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ एनी शेल, ठीक है। तो चेंज इन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी शेल, किसी भी शेल किसी भी दूसरे एटम के लिए, Z तो हमको पता ही है, Z मतलब ये लिथियम के लिए होगा, है ना, लिथियम +2 का Z कितना हो जाएगा 3, तो Z पता है। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है n इज इक्वल टू 3 से, मतलब पहले तो हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, इसमें कितना गैप आएगा ना, इसमें कितना गैप आएगा, डेल्टा E का गैप अगर हम लोग निकालेंगे हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम प्लस के लिए पहले 4 से 6 या 6 to 4, अभी मैंने 6 का भी लिखा है, अच्छा 4 का इसमें लिख देता हूं मैं, 4 की जरूरत पड़ेगी। 4 का होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एनर्जी गैप कितना आ जाएगा 0.2
0.37 0.85 हम लोग पॉजिटिव में ही लेंगे, 0.37 ठीक है ना, इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन के लिए ना, फॉर हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन एटम का लिख लिया, फिर उसका गैप ले लिया और किसी दूसरे का निकालने के लिए बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0.48 है ना, लगभग 0.48 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा हीलियम प्लस के लिए। अब हम सारे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि किस गैप में एनर्जी लिथियम +2 के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन ए में क्या आ रहा है, n = ये हमारा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा छोटा हो गया, 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एनर्जी गैप हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन में n = 3 से n = 1 में चेक कर लेते हैं लिथियम प्लस में। तो डेल्टा E कितना आएगा हाइड्रोजन के लिए, ये हो जाएगा -1.5 और -13.6, ठीक है ना। तो ये तो शायद कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस जो आएगा 13.6 -1.5, ठीक है ना, ये आएगा 12.1 इंटू 9 है ना, 12.1 इंटू 9, तो ये मल्टीप्लाई करना ही व्यर्थ है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए क्योंकि ये नहीं आने वाला है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है, हमको इसके बराबर एनर्जी लेना है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या चेक कर लेते हैं, n = 8 to n = 6, n = 8 to n = 6, इसमें इमिशन का दिया है, हम एब्जॉर्प्शन लेकर के ही चलेंगे क्योंकि हमको तो एनर्जी गैप से मतलब है ना। 6 का अभी हम लोगों ने देखा था, 6 की होती है 0.37 और 8 का होता है 0.21, ठीक है ना। तो 0.37 - 0.21 इंटू 9, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.16 इंटू 9, ठीक है। तो आई थिंक ये भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, तो ये भी हम लोग कट कर देंगे। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, n = 9 to n = 6, ठीक है। तो इसमें डेल्टा E कितना आएगा, n = 6 का कितना था, n = 6 का था 0.37 है ना, और n = 9 का कितना था, n = 9 का था 0.16, ठीक है ना। 0.16 माइनस कर देंगे, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.21 इंटू 9, तो आई थिंक ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि मैं इस तरीके का शॉर्टकट कैसे यूज कर रहा हूँ। कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, 13.6 z² 1/n1² - 1/n2², है ना। लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाइए, उससे बेहतर ये है कि आप हाइड्रोजन का कुछ डेटा याद कर लीजिए, कुछ डेटा आपको नहीं याद हो रहा है, जैसे मान लो up to 7 तक याद कर लीजिए, तो 8 और 9 का आप इसके हिसाब से निकाल लीजिए। तो मैंने 8 और 9 का इसके हिसाब से निकाल लिया और फिर मैंने देख लिया कि चेंज है ना, मतलब अगर आप इसको z² को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, z² को हटा दीजिए तो 13.6 1/n1² - 1/n2², ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन के लिए हो गया। इंटू z² निकालोगे तो ये किसी भी सेल के लिए हो जाएगा, किसी भी एटम या आयंस के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शॉर्टकट को जनरेट किया है, ठीक है ना, z², ठीक है। तो z² से तो हमने ये देखा कि, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हमने ये देखा कि 4 to 6 में कितना गैप आया, है ना, 4 to 6 हीलियम प्लस में कितना गैप आया, वो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आया। हमने हाइड्रोजन का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने सारे ऑप्शन में चेक किए कि लिथियम +2 में किसमें उतना सेम एनर्जी आ रहा है, सेम एनर्जी गैप आ रहा है। तो हमने फिर से वही किया, हाइड्रोजन का एनर्जी गैप निकाल करके z² से मल्टीप्लाई किया तो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर हाइपोथेटिकली शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। अब हमको ये वो फॉर्मूला पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x इंटू डेल्टा m डेल्टा v, ठीक है, यानी डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग इक्वल टू h/4π लेंगे, ठीक है। और अब हमको इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, डेल्टा x। अब जैसे मान लो कि एक, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है ना,
तो न्यूक्लियस का मान लेते हैं डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर कितना दिया है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब हम लोग किसी भी फोटोन से अगर डायमीटर को देखने की कोशिश करेंगे कि भाई फोटोन, भाई साहब इलेक्ट्रॉन आप हैं कहाँ, तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि फोटोन में अनसर्टेनिटी आएगी, है ना। तो फोटोन के वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी जो आएगी वो इसके डायमीटर के बराबर बोला जा रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है 10 के पावर माइनस 15। ठीक है, बस हो गया काम। अब डेल्टा हमको पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v क्या होगा। डेल्टा v इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू कैलकुलेशन बस है इसमें 3.14 है ना, मास की जगह लिख देंगे 9.1 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक है 10 पावर माइनस 31, ठीक है, और डेल्टा x की जगह रख देंगे 10 के पावर माइनस 15, ठीक है, बस हो गया काम। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें लगभग ये 2 के आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 2, ठीक है, लगभग क्या आएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस 12, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू 9.1, ठीक है, इंटू 10 के पावर 12। इसमें से ना एक काम करिए, इसमें से 100 कॉमन ले लीजिए, इंटू 10 के पावर 10 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा आपका 18.2, ठीक है ना, और ये सब लगभग कितना हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 के पावर 10, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग डेल्टा v को सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने क्या बोला है कि भैया 0.5 को आप क्या ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 ले लीजिए, तो ये ऑप्शन में तो हम लोग 10 के पावर 11 मीटर पर सेकेंड में ही जाएंगे, ठीक है ना, 10 के पावर 11 मीटर पर सेकेंड यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो अप्रोक्सीमेटली तो 10 के पावर माइनस 11 तो हो नहीं सकता है, 10 के पावर 8 तो अप्रोक्स हो नहीं सकता है, अप्रोक्स में हमारा 10 के पावर 11 ही हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, पैलेडियम, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पैलेडियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक, महा एक्सेप्शन होता है ये, महा एक्सेप्शन केमिस्ट्री का, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4d10 5s0, ठीक है, 4d10 5s0, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है। पहली बात तो आप इसको पैलेडियम होता है 46, ठीक है, 46 का अगर हम लोग लिखेंगे क्रिप्टन, यानी कि ये 36 तक पहुंच गया। लास्ट वाला जो कन्फिगरेशन होगा वो 4d10 और 5s0। वैसे अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो 5s में 2 भरते और इसमें हमारा 8 भरते, ठीक है ना, मतलब अगर एक्सेप्शन मतलब 4d10 भरते, ऐसा एक्सपेक्टेड मैं हो रहा हूँ, ठीक है, हमने ऐसा सोचा अबाउ प्रिंसिपल। 5s2 इसका ये हो जाएगा 8, ठीक है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा, तो हमारा ये एक्सेप्शन इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो ये एक्सेप्शन है, इसमें भरा होता तो लास्ट हमारा कौन सा पीरियड जा रहा है, 5th पीरियड में जा रहा है, तो 5th पीरियड में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पीरियड 5th, ठीक है। और ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर S और D को मिला करके हम लोग जो बोलते हैं, है ना, तो 4D में कितना है 10 और 5S में कितना 0, यानी कि 10th ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो 10th ग्रुप 5th पीरियड, ठीक है, 10th ग्रुप 5th पीरियड, ठीक है, यानी ये ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट X इज गिवन बिलो, IE1, ठीक है, IE2, IE3, IE4 दिया हुआ है ना, तो IE1 की वैल्यू दिया है 250, ठीक है। अब ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन में, ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट X, ठीक है, IE2 कितना है 820, ठीक है, और IE3 कितना है 1100, IE4 कितना है 1400, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गैप जो है ना, वे हाई गैप जो है वो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, और जब भी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में गैप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, यानी कि अगर वो कोई भी एल्कली मेटल्स होता है उसका इनर्ट गैस और NS1 होता है। तो अगर मान लो हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो NS0 हो गया, तो इनर्ट गैस से अगला अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो इसमें और इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी गैप होगा वो वेरी हाई, ठीक है।
तो इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप उतना ज्यादा नहीं है, इसमें गैप उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इस गैप की वजह से फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से उसमें वो एल्कली मेटल्स का होगा, और एल्कली मेटल्स में क्या होगा, वो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ यू आर गिवन Avogadro number of atoms of a gas, ठीक है, X गैस जो है वो गैस का नाम है X, ठीक है, X गैस, ठीक है। कह रहा है इफ हाफ ऑफ द एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू X प्लस गैस, यानी कि X प्लस गैस, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एनर्जी दिया हुआ है, इसके लिए एनर्जी दिया हुआ है डेल्टा H, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसके लिए डिफाइन होता है, आइसोलेटेड के लिए, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास Na एटम था, Na एटम का आधा मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी लग रही है, आधा एटम के लिए जो एनर्जी लग रही है वो उसका, यानी कि Na/2 एटम्स के लिए, एटम्स ऑफ X एनर्जी रिक्वायर डेल्टा H, ठीक है। तो Na के लिए, Na एटम के लिए कितना रिक्वायर होगा, 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा H, ठीक है ना। तो 1 एटम के लिए कितना रिक्वायर होगा, 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा H अपॉन Na, ठीक है। तो दिस इज आवर एनर्जी, है ना, इन विच वी कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम। 1 एटम का मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ध्यान से देखिए मन की आंखों से, यही हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स यानी कि कौन सा, एक एटम, या 2 डेल्टा H अपॉन Na, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट्स टू इट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, कह रहे डज नॉट एग्री का मतलब इनडायरेक्टली आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है ना। डज नॉट एग्री का मतलब इनकरेक्ट बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रेंड जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पहला तो सही है भाई, पहला तो टॉप टू बॉटम ही जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, पहला ऑप्शन, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, स्टेटमेंट वाइज ये ट्रेंड सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। और बी क्या बोला जा रहा है, बी बोला जा रहा है कि Al+3 Mg+2 Na+F-, ठीक है ना। अब इसमें ये ऑर्डर बोला गया है कि आयनिक रेडियस का ये ऑर्डर होगा आयनिक साइज का, ठीक है। तो बस सीधा सीधा भैया इसमें तो ये हम लोग ये आइसो, यहाँ पर सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसके लिए शॉर्टकट क्या लगा देंगे कि आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब क्या हुआ कि आयनिक मतलब जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस ज्यादा, आयनिक रेडियस ज्यादा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो इसका 9, इसका 10 है ना, इसका 12, इसका 13, तो ये ऑर्डर भी हमारा सही है ना, ये ऑर्डर मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑर्डर इनकरेक्ट है। और सी वाला ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी में ये ऑर्डर इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, इन जनरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, इन जनरल। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ना। इसका सही ऑर्डर होना चाहिए नाइट्रोजन पहले, है ना, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर सबसे ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन का, ठीक है, इन सभी में। तो ये ऑप्शन हमारा मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इनकरेक्ट के हिसाब से। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर डी वाला भी एक बार चेक कर लीजिए, तो डी वाला की अगर हम लोग डी वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना,
तो डी वाला कैसे चेक करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एचजी। तो डेल्टा एचजी डाउन, ये टॉप टू बॉटम है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसमें हमारा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। ये हमारा सही ऑर्डर होगा और यही दिया हुआ है हमको। बिकॉज ऐसा इसलिए होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर डेल्टा एचजी तो घटता है ना। तो लेकिन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक एक्सेप्शन होता है कि थर्ड पीरियड वाला ज्यादा होता है, ठीक है ना, इस तरीके। तो इसका सही ऑर्डर तो ये हो जाएगा। मतलब ये डी वाले में भी हमको करेक्ट ऑर्डर दिया है, लेकिन हमसे पूछा इनकरेक्ट ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें बोला गया था कि नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल इन C5H12, इसमें चेन आइसोमर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है ये एल्केन का ही जनरल फॉर्मूला है, 5 कार्बन वाला एक ये हो गया। चेन आइसोमर के लिए 5 कार्बन के बाद 4 कार्बन पे आएंगे एक सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम लोग आएंगे 3 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यही हमारा पॉसिबिलिटीज है, 3 ही पॉसिबिलिटी, आप 3 से कम और रिड्यूस नहीं कर सकते हो चेन को। तो कितने बनाए मैंने चेन आइसोमर? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला CCH34। तो देखो ऐसे कंपाउंड में देख के तुम ये डर मत जाना, ठीक है, कि अरे ये तो मतलब एक C लिखा है, 4 CH3 लिखा है। तुम्हें तो यही पता है ना बेसिक कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो बस आपको इसे सजा के लिखना। तो अब हमें बोला है इसका IUPAC नेम, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल है, 3 कार्बन का पैरेंट चेन, दैट इज प्रोपेन। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे ऑप्शन ना A है ना B है, C लेकिन है, C कैलकाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 95 के लिए। चलो 96 पे आते हैं। क्या बोला गया है हमें? द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बोला गया है। तो पहले कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CHOH CH2 CH CH3 COH को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। प्रायोरिटी लिस्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक क्वेश्चन में आपको पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा था, एल्डिहाइड ऊपर होता है। तो एल्डिहाइड पैरेंट चेन फॉर्म करेगा, आपको कार्बन को इंक्लूड करना होगा। तो ये मिथाइल और ये OH ग्रुप दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है हमारे। तो ये हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है और मिथाइल M से। ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली छोटा हाइड्रोक्सी है तो इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानेल। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटानेल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 96 के बाद 97 पे आते हैं। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये देखो ऑप्शन ए में जो लिखा है क्लोरेल, बट क्लोरेल इसका कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखो CCl3 COH, आगे जाके DDT के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, क्लोरेल। चलो अभी इसका IUPAC नेम देखते हैं, हमें IUPAC नेम पूछा है। तो एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूएंट से इंक्लूड करके नंबरिंग करेंगे, सही बात है कि नहीं? यही पैरेंट चेन फॉर्म करेगा, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथानेल, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन हमारा डी, दिल्ली, सही है। चलो 98, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड आर, ठीक है। चलो इस कंपाउंड को पहले देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। तो आप लोगों को पता है कि ये डबल बॉन्ड तो GI नहीं देगा क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप सेम है, लेकिन ये तो GI देगा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिरर प्लेस करके आपको मिरर इमेज नहीं मिलेगा। एक ही ऐसा सिस्टम है जो GI दे रहा है, ठीक है। तो हम अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला 2 to the power n लगाएंगे, जिसमें 2 to the power 1 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। आप अगर ऐसे भी करना चाहते कि डायरेक्टली, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक बार सिस फॉर्म करेगा एक बार ट्रांसफॉर्म करेगा, तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो 98 का आंसर जो है 98 का, इट विल बी 2, दैट इज A असम, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 पे आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। इसके लिए हमें प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन जिसको बोलते हैं, मतलब कार्बन से NH2 का लिंकेज ये होना चाहिए, ठीक है। कितने प्राइमरी अमाइन बन सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 कार्बन के साथ एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज 1 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, रिड्यूस द चेन, NH2 को NH2 ही रखना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ
3 के बाद अब 2 पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, कितने हो गए टोटल? 4 बनाए हैं हमने, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा डी, दिल्ली। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। मुझे पता है बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 100 जब देखा तो देख के सोचा कि अरे सर, ऐसा लगा कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक मुझे पता है कि एक इंप्रेशन ऐसा आता है तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को बिना डरे पहले पढ़ लो जल्दी जल्दी, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम, कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स, ऐसे बना लेते हैं, हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। चलो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, इसमें एक से ज्यादा है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हो तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन मैंने ज्यादा बना दिए। चलो, विद अ हाइड्रोजन, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम्स ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल। यस, ठीक है, इनॉल इसका बन सकता है ऐसे, ये डीलोकलाइजेशन और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये कीटो हो गया, ये इनॉल हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड और एल्कोहलिक ग्रुप, यही तो है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो अ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑप्शन ए को मैं वापस से पढ़ता हूँ। अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम्स ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड देयर प्रोसेस इज नोन एज, यहाँ तक ऑन इट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल करेक्ट है, एंड देयर प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो चुका है। बी में अगर आए, द कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, बिल्कुल सही, वही तो लिखा है, कीटो इनॉल, कीटो बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, इनॉल इज इन ऑल, ठीक है, बिल्कुल सही, बी हमारा सही आंसर होगा। तो उसका सी डी तो तुम्हें पता ही कुछ गलत ही होगा। अ कार्बोनिल ग्रुप विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल। अच्छा, तो टॉटोमेरिज्म मतलब हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, नेवर, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल गलत है ये। डी ऑप्शन, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। ये सब मतलब गलती हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। So with this we come to the conclusion of the discussion of this particular part test. मेरे हिसाब से आपको questions फेयरली जैसा नीट में आता है इन टॉपिक से वैसा ही लगा होगा, और मुझे पता है कि आपने इस बार लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में विथ मोर कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। बट मैं फिर से बोलूँगा, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला बोलता हूँ, स्पीड प्लस प्रिसीशन, ठीक है। ये मैं आगे भी बोलता रहूँगा क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका धीरे धीरे डेवलप होगा। स्पीड मतलब जल्दी करना, प्रिसीशन मतलब सही करना। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल वर्क करते रहिए। बाकी मेरे हिसाब से लास्ट टेस्ट से आपने इम्प्रूवमेंट देखा होगा, और वीडियो सॉल्यूशंस आप देख के प्रॉपरली देखिए कि किस तरीके का अप्रोच आपने लिया है, कैसा लेना चाहिए था, क्या आपने सही अप्रोच लिया है, क्या गलती आपने किया है। बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाके स्कोर करने के लिए या आगे जाके अच्छा करने के लिए यू हैव टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स। ये क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस, या तो डायरेक्ट या तो ऐसे ही सीन क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे। तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है कि नहीं, तो हर टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हर टेस्ट का एनालिसिस बहुत प्रॉपरली कीजिएगा आफ्टर यू गिव योर टेस्ट। उसके बाद जो एनालिसिस है वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद आप खुद से फिर एनालाइज कीजिए आपने क्या गलत किया था, पूरा पेपर एक बार सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चंस वापस से ऐसा सेम क्वेश्चन या सेम टाइप का क्वेश्चन आगे जाके मिले तो आप उसको ईजिली कर पाएँ, गलती नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। बाकी मेरे बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।